हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधाई क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत की इतिहास दृष्टि। जी हाँ, इंडियन व्यू ऑफ हिस्ट्री के सेशन को दोस्तों आज कंटिन्यू करते हुए इस कंटेंट को, इस टॉपिक को हम भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, अगर आप पहली बार इस सेशन पर आए हैं, हमारा सेशन पहली बार देख रहे हैं, तो आपको शायद आपके हित के लिए ही जान लेना चाहिए कि आप अपने एग्जाम की तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म के सहायता से, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में और हमारे साथ अन्य सोशल मीडिया के साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से हम आपको करने का एक जो है एक मौका प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। क्योंकि कुछ सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप के माध्यम से या कहें कि टेलीग्राम के साथ में आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से और क्रम अनुसार कर सकते हैं। चाहे ईयर कोई सा भी हो, आपका फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड ईयर हो, है ना, आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको लेक्चर के साथ ही साथ नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं और पूरे विस्तार पूर्वक सेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर इस सबको अगर आपको देखना है ना, तो एक बार जाइएगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट सर्च कीजिए। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे, वहां विजिट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं और किस कंटेंट के साथ में और किस प्रकार की एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। वो आप जो है देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ऐसे बोलूंगा तो बोलना कुछ कारगर, मतलब कुछ खास नहीं रहेगा, है ना। आप जाइए, पहले देखिए, उसको समझिए, उसके बाद आप जो है आपको लगेगा तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है, है ना। और कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, मैं आपको प्रारंभ में ही बता दूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट यूनिट हमारा चल रहा था और फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे दो टॉपिक अभी तक हो चुके हैं, ठीक है ना। दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे भारत की इतिहास दृष्टि पर। क्लियर है? चलिए, आज के पूरे सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है मैं पूरा ओपन कर देता हूं और इससे आप अच्छे से स्वयं समझ पाएंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करेंगे, उसके बाद भारत की इतिहास दृष्टि जो कि हमारा आज का टॉपिक है, और भारत की इतिहास दृष्टि का महत्व या भारत की इतिहास दृष्टि को समझने के लिए इन 6 बिंदुओं पर हम विशेष फोकस करेंगे। इनके द्वारा, इनके माध्यम से, इनकी सहायता से हम भारत की इतिहास दृष्टि को समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि यार इतिहास की दृष्टि ये होती क्या है, जो हमारा जिस पर हमारा आज का टॉपिक निर्भर करता है, ये होता क्या है। तो इतिहास दृष्टि और कुछ नहीं दोस्तों, इतिहास को समझने, इतिहास को लिखना, उस इतिहास की व्याख्या करने का जो तरीका है ना, वही इतिहास दृष्टि है। मतलब कुल मिलाकर के कि हमारे इतिहास, जैसे भारत की इतिहास दृष्टि की बात करें ना, तो हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहासकार रहे हैं, उनकी इतिहास को समझने की, इतिहास की व्याख्या करने की दृष्टि क्या रही है, किस प्रकार से उन्होंने इसको व्याख्यायित किया है, तो उसकी व्याख्या की है ना। तो इस व्याख्या करने को ही, इतिहास लिखने को ही इतिहास दृष्टि कहा गया है। और आज का पूरा मुद्दा जो रहेगा ना, वो इसी पर आधारित रहेगा, ठीक है ना। बाकी इन 6 बिंदुओं के माध्यम से हम ये भी प्रूव करके दिखाएंगे कि विश्व की अन्य जो सभ्यताएं रही है, जो प्राचीनतम सभ्यताएं रही हैं, उनसे भी ज्यादा प्राचीन हमारा इतिहास रहा है, उससे भी ज्यादा प्राचीन हमारी सभ्यता रही है ना। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रस्तावना से। प्रस्तावना के अंतर्गत दोस्तों अगर बात करें तो स्पष्ट यहां पर कहा गया है कि विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं या संस्कृतियां हैं, भारत की सभ्यता और संस्कृति उनमें से एक रही है। जिस समय यूरोप के लोग, पश्चिम के लोग, है ना, जिस समय यूरोप के लोग कबीलों में रहा करते थे, झोपड़ियां बना बना कर रहा करते थे, उस समय भारत भूमि पर सभ्यता का सूरज जगमगा रहा था। भारतीय सभ्यता विकसित के दौर पर थी, अर्थात कि विकसित हो चुकी थी। ऐसे में स्वाभाविक है कि इतिहास की दृष्टि से भी भारत का इतिहास, भारत का लेखन कार्य, भारत की दृष्टि विश्व की उच्च और प्राचीन संस्कृतियों से भी ज्यादा प्राचीन है। क्लियर है ना? देखिए, यहां पर कुल मिलाकर आपको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जब प्राचीन समय में पूरे विश्व में जब हम यूरोप की बात करते हैं तो पूरे लगभग पूरे विश्व की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूरोप से ही लगभग प्रत्येक चीज की शुरुआत मानी जाती है आज यूरोपीय विद्वानों के द्वारा, है ना। तो इसीलिए हम यूरोप को टारगेट करते हैं। तो कहा जा रहा है कि यूरोप में जब लोग कबीलों में रहा करते थे, लोगों को अपने जीवन का जीने का तरीका नहीं पता था, उनका रवैया एक जो है इस कुछ जो ऐसे एनिमल होते थे ना, जो एक सामाजिक रूप से रहना नहीं सीखे थे, है ना, तो उनकी तरह जब उनका जीवन यापन चल रहा था, उस समय भारत में सभ्यता विकसित हो चुकी थी।
और इसका प्रूफ है हमारे पास में, सिंधु घाटी सभ्यता को उठा करके देख लीजिए, है ना, बहुत पुराना साहित्य हमारा। क्लियर है? तो इसलिए कहा गया है कि इतिहास की दृष्टि से भी अगर भारत को देखा जाए तो भारत का इतिहास, भारत के इतिहास का लेखन कार्य और इतिहास की दृष्टि विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यता या संस्कृतियों से ज्यादा प्राचीन है और सभ्य रही है। लेकिन इसके बावजूद भाई अपने स्वयं की बुराई कौन करता है? इसीलिए इस बात को लेकर के आ गए पाश्चात्य जो विद्वान थे, पाश्चात्य या कहीं कि यूरोप के जो विद्वान थे, जो इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इतिहास बनाया अपना खुद का और उसमें कहा कि प्राचीन काल में भारतीयों के इतिहास लेखन और इतिहास की दृष्टि का अभाव रहा है। क्या कह दिया उन्होंने? कि भारत में कोई इतिहास था ही नहीं। समझिएगा, भारत का इतिहास तो था लेकिन उस इतिहास का लेखन कार्य नहीं हुआ है। इतिहास को लेकर के भारतीय इतिहासकारों ने कभी भी इतिहास से रूबरू नहीं हुए, मतलब इतिहास का लेखन कार्य नहीं किया है, इतिहास को नहीं समझा है। यह आरोप था किसका? पाश्चात्य इतिहासकारों का, पश्चिमी इतिहासकारों का या यूरोपीय इतिहासकारों का। साथ में उन्होंने यह भी कहा या कहे कि यह भी आरोप लगाया कि भारतीयों की घटनाओं के चित्रण में कोई रुचि नहीं थी, कि भारत में जो घटनाएं घटित हो रही है उन घटनाओं का लेखन कार्य हो, इसमें भारतीय इतिहासकारों की कोई रुचि नहीं थी। मतलब उन्होंने भारत में घटने वाली घटनाओं का वर्णन नहीं किया। जबकि ये आरोप सिर्फ निराधार ही नहीं है, बिना आधार का ही नहीं है, बल्कि भारतीय लेखकों तथा चिंतकों के चिंतन, मनन और लेखन के दृष्टिकोण को ना समझ पाने का दुष्परिणाम है। क्या कह दिया गया है कि जो यूरोपियों ने भारतीय इतिहासकारों पर आरोप लगाया है ना कि इन्होंने इसका कोई लेखन कार्य नहीं किया है, या भारत में जो घटनाएं घटित हो रही थी उन घटनाओं को लेकर के भारतीय इतिहासकार सजग नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं थे, है ना, ये कहा यूरोपीय इतिहासकारों ने। जबकि ये आरोप पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने, भारतीय इतिहासकारों ने जिस प्रकार से या जिस आधार पर अपने इतिहास का वर्णन किया है ना, उसको ये लोग समझ ही नहीं पाए। ये अपनी बुद्धि से इतने सक्षम ही नहीं हो पाए थे उस समय कि वो समझ पाए कि भारत के इतिहास का लेखन कार्य हो किस आधार पर रहा है ना। तो यही वाद विवाद जो रहा है ना दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हमारी पूरी चर्चा है और हम ये पूरा प्रूव करने का प्रयास करेंगे कुछ कंटेंट के माध्यम से कि किस प्रकार से मैं आप लोगों को ये बोल पा रहा हूं कि इन यूरोपीय इतिहासकारों का जो निराधार आरोप रहा है यह पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः गलत है, बल्कि ये इन लोगों की अयोग्यता है कि ये हमारे इतिहास लेखन को समझ ही नहीं पाए। इसलिए कहा गया है कि ये हमारे इतिहास लेखन को ना समझ पाने का ही दुष्परिणाम है जो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। अगर इन्होंने भारतीय इतिहास के लेखन कार्य को समझ लिया होता ना तो संभवतः कोई भी पश्चिमी इतिहासकार इस प्रकार की उंगली नहीं उठा पाता भारतीय इतिहासकारों, है ना। तो हम इसी पूरी दृष्टि पर ही दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि भारत के इतिहास की दृष्टि किस प्रकार की रही है। जो हमारे विद्वान रहे हैं, जो हमारे इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने हमें विरासत में जो इतिहास दिया है भारत का लिख करके, जिस पर हम आज पूरी व्याख्या कर पाते हैं, पूरा प्राचीन इतिहास हम भारत का पढ़ पाते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ पाते हैं, तो ये कैसे पढ़ पाते? अगर ये लेखन कार्य हमें प्राप्त नहीं होता तो क्या हम अपने प्राचीन भारत का पता लगा पाते कि किस प्रकार की हमारी संस्कृति थी, किस प्रकार की सभ्यता थी? लेकिन आज हम डंका ठोक करके हम ये स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं पूरी दुनिया के सामने कि यार जब तुम लोगों की आंखें भी नहीं खुली थी ना, उस समय हम शहरों में निवास कर रहे थे। उठा के देखो हमारा इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता में दिखेगा आप लोगों को। तो वो क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता विकसित शहरों का एक नक्शा था और वो सिंधु घाटी सभ्यता इतने हजारों साल पुरानी सभ्यता रही है जब पूरे विश्व में लोग जीना भी नहीं सीखे थे एक इंसान के रूप। तब का हमारा साहित्य और तब की हमारी संस्कृति है, तो कोई हम पर कैसे आरोप लगा सकता है ना। इसका जब हमें अगर सिंधु घाटी सभ्यता के समय जब इतने हजारों साल पुराने का हमें को कुछ पता नहीं होता या हमारे लेखन कार्य नहीं हुआ होता, इतिहासकारों ने अपने अपने आधार पर अपने अनुसार अगर उसका लेखन कार्य नहीं किया होता, तो क्या बताइए आज हमें सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ भी पता होता? कैसे हम आज सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते, उसका हमें कोई ज्ञान नहीं होता, है ना। तो आज इसी प्रकार के कुछ उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे जिसके माध्यम से ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय इतिहास की जो दृष्टि रही है विश्व के अन्य इतिहासकारों से अलग रही है और महान रही है।
आइए तो भारत की इतिहास दृष्टि की बात करें दोस्तों, तो बेसिकली तो मैं इस स्लाइड के माध्यम से ही इस चीज को प्रूव करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में जो बचा हुआ कंटेंट होगा वो जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे उनके माध्यम से भी इसको कवर करेंगे, जिससे कि आपका आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए 1 बाय 1 करके दोस्तों इसको रीड आउट भी करते चलते हैं और इसको एक्सप्लेन भी मैं करता चलता हूं, जिससे कि सारी घटनाएं आपको 1 बाय 1 करके याद भी होती चले, है ना, समझ आती चले। क्लियर है? चलिए देखिए, इतिहास को देखने, समझने और लिखने का जो दृष्टिकोण होता है ना, क्या होता है इतिहास दृष्टि, क्या होता है? इतिहास को देखने, इतिहास को समझने और इतिहास को लिखने का जो दृष्टिकोण होता है, उसी को दोस्तों हम यहां पर इतिहास दृष्टि कहते हैं। ठीक है, उसी को इतिहास दृष्टि कहते हैं। तो भारत में और भारतीयों में प्राचीन काल से इतिहास के प्रति रुचि भी रही है और इतिहास को लिखने व समझने का ज्ञान भी रहा है ना। यहां पर हम यूरोपीय इतिहासकारों के आरोप को नकार रहे हैं, जहां उन्होंने कहा था कि भारतीयों के पास इतिहास का कोई दृष्टिकोण नहीं था या उनको घटनाओं में कोई रुचि नहीं थी। इस बात को नकारते हुए हम कहते हैं कि भारत में और भारतीयों में प्राचीन काल से इतिहास के प्रति रुचि भी थी और उनको लिखने, उस इतिहास को, उन घटनाओं को लिखने और समझने का ज्ञान भी रहा। लेकिन लिखने की उनकी जो दृष्टि थी, जो तरीका था ना, वो यूरोप के इतिहासकारों से एकदम अलग था और इसी कारण से वो हमारे इतिहास लेखन को नहीं समझ पाए, है ना। तो प्राचीन भारतीय लेखकों एवं विद्वानों के लेखन की दृष्टि समय और समाज की परिस्थितियों, या कहें कि समय और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप वो अपनी रचना करते थे। ऐसा नहीं है कि जो घटना घटित हुई हूबहू उसको छाप दिया जो यूरोपीय इतिहासकार थे उनकी तरह, ऐसा नहीं था भारतीय इतिहास में। बल्कि भारतीय इतिहासकार क्या करते थे कि जो भारतीय समाज था उस समय का, तत्कालीन जो भारतीय समाज था, उनकी जो संस्कृति थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी या जो आवश्यकताएं थी उनकी, उसके अनुसार ये अपने लेखन की रचना करते थे, जिसमें इतिहास के साथ ही साथ में भारतीय समाज का दृष्टिकोण भी परिलक्षित होता था। इस दृष्टि या दृष्टिकोण से प्राचीन काल में कई बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की गई थी, कई बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की गई थी। और ये ग्रंथ जो है, ये यूरोपीय इतिहासकार देख ही नहीं पाए, पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि इन ग्रंथ पढ़ने पर जो है भारतीय सभ्यता का पता चलता है ना, और ग्रंथों में ही हमारा इतिहास परिलक्षित होता है या इतिहास देखने को मिलता है। और इन्होंने इतिहास को समझा ही नहीं यहां पर आकर के। तो उन ग्रंथों में प्रमुख रूप से वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, कौटिल्य जैसे विद्वानों के अर्थशास्त्र, तो इन ग्रंथों में न केवल तत्कालीन समाज का चित्रण था अपितु जीवन दर्शन भी था। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, तत्कालीन समाज का चित्रण तो था ही था, साथ ही साथ में जीवन दर्शन भी था कि व्यक्ति को किस प्रकार से जीना चाहिए। क्योंकि उस समय के इतिहासकार अपने इतिहास के अपने लेखन कार्य के माध्यम से ये प्रयास करते थे कि उस समय के समाज को जो है कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। और इसी कारण से यूरोपीय या कहें कि जो पाश्चात्य जो इतिहासकार हैं, उनका आरोप था कि भारत का घटनाओं के प्रति कोई रुचि नहीं है, या भारत के जो घटनाएं घटित हुई है, जो इतिहास घटित हुआ है, उसको लेकर के कोई लेखन कार्य नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी तरह हमने कोई अलग से पुस्तक नहीं छापी इतिहास की, बल्कि हमारे पास बड़े बड़े ग्रंथ थे और इन्हीं ग्रंथों में इतिहास घटनाओं के साथ से हमारे लेखकों ने इतिहास की उन घटनाओं से भारतीय समाज को यह सिखाने का प्रयास किया है कि आपको जीवन जीना कैसे है, हर पल आपको अपनी सभ्यता को चरम स्तर पर कैसे लेके जाना है, विकास की, है ना। इसी कारण से हमारा विश्व के अन्य इतिहासों से थोड़ा सा अलग था, हटके था, है ना। तो इसके विपरीत यूरोपीय इतिहासकारों की इतिहास की दृष्टि मात्र घटनाओं का वर्णन करना रहा है। देखिए यूरोप के जो इतिहासकार थे ना, इन्होंने इतिहास लिखा कैसे, एक सिर्फ इतिहास ही लिख दिया, इतिहास की घटना अलग से छापते, सिर्फ इतिहास। और वो इतिहास सिर्फ आज की पाठन सामग्री से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन भारतीय इतिहास की कहानी कुछ अलग है, जिससे हमें समझने को मिलता, सीखने को मिलता है, हमें अपने जीवन का दर्शन उसमें प्राप्त होता है ना। तो इसी रूप में जब उन्होंने भारतीय प्राचीन ग्रंथों को देखा तो उन्हें मात्र इतिहास नजर नहीं आया। कैसे आएगा भाई, उनको सिर्फ इतिहास चाहिए था।
इतिहास नहीं मिला उनको, तो भारतीय समाज के दर्शन प्राप्त हो रहा था उन जो ग्रंथ थे बड़े बड़े, उन सभी ग्रंथों में, है ना। इस कारण से तो कहा उन लोगों ने ये, जबकि भारतीय ग्रंथों में इतिहास के साथ ही इतिहास से कहीं अधिक क्या था, दर्शन भरा पड़ा था, दर्शन भरा पड़ा था। क्योंकि हमारे इतिहासकार ये पहली बात ही जानते थे कि सिर्फ इतिहास की व्याख्या करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि भारतीय जनता को उनको दर्शन देना अति आवश्यक है, भारतीय जनता का विकास करना अति आवश्यक है, उनसे आने वाली समस्याओं से उनको रूबरू करवाना आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने इतिहास में घटित होने वाली घटनाओं का उन्होंने भारतीय दर्शन के साथ उनको जोड़ करके और जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया ग्रंथों के माध्यम से। क्लियर है। तो इसी पूरे दर्शन को दोस्तों कुछ बिंदुओं के माध्यम से और आगे बढ़ाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है कुछ 6 बिंदुओं के माध्यम से हम यहाँ पर ये डिस्कशन को आज अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। इन्हीं 6 बिंदुओं के माध्यम से हम ये भली भांति समझ पाएंगे कि भारतीय जो प्राचीन भारतीय इतिहास रहा है उसकी दृष्टि किस प्रकार की रही है, हमारे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को किस दृष्टि से लिया था, अपना लेखन कार्य किस प्रकार से किया था और हमारा लेखन कार्य किस पर आधारित था। संभवतः मोटे मोटे अर्थों में तो अब तक आप समझ चुके हैं कि भारतीय इतिहासकारों ने किस प्रकार से भारत का इतिहास लिखने का प्रयास किया था, है ना। अब यहां पर तो आपको थोड़ा विस्तार से देखने को मिलेगा। देखिए जो हमारा आधार रहा है वो रहा है धार्मिक दर्शन प्रधान। हमारा जो प्राचीन इतिहास का जो लेखन कार्य हुआ है वो रहा है दोस्तों, वो धार्मिक दर्शन पर आधारित था, है ना। धार्मिक दर्शन पर आधारित था हमारा लेखन। कैसे था आधारित भाई? देखिए धार्मिक दर्शन के अनुरूप प्राचीन भारत के विद्वानों ने धर्म, धार्मिक प्रथाओं, कर्म और कार्मिक क्रिया विधियों के संदर्भ में कई लेखन कार्य किए और इन विद्वानों ने आत्मा, परमात्मा और धर्म की अवधारणा के संबंध में भी अपने कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर भी अत्यधिक बल दिया। तो इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यूरोपीय जो इतिहासकार रहे थे उन्होंने हमारे धर्म में कोई रुचि नहीं ली, हमारे धर्म के जो ग्रंथ थे उनमें कोई रुचि नहीं दिखाई। इसी कारण से वो भारतीय इतिहास से रूबरू ही नहीं हो पाए और इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे बस ये आरोप लगा दिया कि भारतीय इतिहासकार भारत में होने वाली घटनाओं में कोई रुचि नहीं रखते थे, बल्कि वे सिर्फ धर्म ग्रंथों में कार्य कर रहे थे। जबकि यह आरोप पूर्णतः असत्य था, क्योंकि हमारे इतिहास का जो लेखन कार्य रहा था वो धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था, या कहें कि धार्मिक दर्शन पर आधारित था। धार्मिक दर्शन पर आधारित मतलब कि हमारा इतिहास हमारे धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नजर आता है, जिसमें धर्म के आधार पर, धार्मिक प्रथाओं के आधार पर, कर्म पर आधारित होकर के या कार्मिक क्रिया विधियों पर आधारित होकर के लेखन कार्य किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हमारा जो लेखन कार्य रहा है या कहें कि हमारे इतिहास की जो दृष्टि रही है वो उसकी दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर प्राचीन भारतीय लेखकों ने अपने इतिहास लेखन में मुख्य रूप से आत्मा की शुद्धता, चरित्र और नैतिक मूल्यों के संदर्भ में लिखने पर विशेष बल दिया था, क्योंकि भारतीय इतिहासकार भली भांति रूप से समझते थे और जानते थे कि सिर्फ इतिहास में घटित घटनाओं का वर्णन करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर उन घटनाओं को अगर हम संस्कृति के साथ में जोड़ दें तो संभवतः भारतीय समाज को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपना विकास करने में उन्हें आगे इससे और भी सहायता प्राप्त होगी। और इसी आधार पर दोस्तों हमारे विद्वान लेखकों ने आत्मा की शुद्धता, अपने लेखन कार्य में आत्मा की शुद्धता, चरित्र और नैतिक मूल्यों पर सबसे ज्यादा बल दिया। और संभवतः विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं पर नैतिकता दिखाई जाती है ना तो वो भारतीय दृष्टिकोण में ही दिखाई जाती है। इससे ज्यादा नैतिकता की बात पूरे विश्व में कहीं और नहीं होती है। इसलिए निसंदेह उन्होंने लोगों के सामाजिक जीवन का वर्णन भी अपने ग्रंथों में किया है। देखिए निसंदेह लेखकों ने लोगों के सामाजिक जीवन का वर्णन भी अपने ग्रंथों में किया है, परंतु उसमें उनका जो दृष्टिकोण पूरी तरह से नैतिकतापूर्ण दिखाई पड़ता है। क्लियर है। तो सामाजिक जीवन का वर्णन तो किया है, लेकिन इस सामाजिक जीवन के वर्णन में उन्होंने किस प्रकार का चरित्र दिखाने का प्रयास किया है? नैतिकतापूर्ण, कंप्लीटली नैतिकतापूर्ण, है ना। वे चाहते थे कि लोग संतुष्ट जीवन व्यतीत करें
उन्होंने लौकिक के स्थान पर परलौकिक जीवन पर अधिक बल दिया। लौकिक के स्थान पर, जिस लौकिकता पर पूरा पाश्चात्य साहित्य टिका हुआ है ना, तो उसके स्थान पर प्राचीन जो भारतीय विद्वान रहे थे उन्होंने पारलौकिक जीवन पर अधिक बल दिया था। पारलौकिक जीवन मतलब लौकिक के साथ में परमात्मा को जोड़ देने पर वह पारलौकिक बन जाता है। तो उन्होंने इतिहास को धर्म से जोड़ करके प्रेजेंट करने पर का प्रयास किया था। लोगों को श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की, जिससे वे आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए और मोक्ष को प्राप्त करें। देखिए यहां पर आप स्पष्ट समझ पाएंगे कि उन्होंने किस प्रकार से इतिहास के दर्शन को इन्होंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ने का प्रयास किया था। ठीक है ना। तो हमारे इतिहास का जो दृष्टिकोण रहा है ना, इसीलिए कहते हैं कि भारतीय इतिहास का दृष्टिकोण पाश्चात्य इतिहास के दृष्टिकोण से पूरी तरह से अलग था। उनके जब इतिहास को आप पढ़ने बैठेंगे तो सिर्फ ऐतिहासिक घटनाएं आपको नजर आएगी, उससे आपके उनके समाज को या उनका जो चिंतन रहा है उसको वो कोई प्रभावित नहीं होता है। अर्थात कि उनके इतिहास से उनका चिंतन या उनका दर्शन कोई प्रभावित नहीं होता आपस में एक दूसरे से। लेकिन यहाँ भारतीय इतिहास को जब पढ़ने जाएंगे तो भारतीय इतिहास की प्रत्येक घटना से समाज को समझाने का प्रयास किया गया है, उसको सिखाने का प्रयास किया गया है। कई प्रकार के जो विद्वान या कहें कि योग्यता के साथ में जो लेखन कार्य किया गया था यहाँ पे, उस कार्य के माध्यम से भारतीय समाज को काफी कुछ सीखने को प्राप्त हुआ है। वो समाज को एक ऐसी विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई है जिससे वो अपना आगे चल करके विकास कर सके। और इसी कारण से भारतीय समाज अन्य समाजों से पहले सभ्य और विकसित है। आगे बात करेंगे आलोचनात्मक दृष्टिकोण के प्रति अरुचि। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के प्रति अरुचि, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा रिपीट करता हूं, जहां पर कोई अच्छी बात होती है ना, तो जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से वो अच्छी हो, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कमियां भी विद्यमान होती है। और अगर आप वास्तविक रूप से किसी भी विषय के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो सकारात्मकता के साथ ही साथ उसकी नकारात्मकता को भी जब तक आप ग्रहण नहीं कर लेते तब तक आप उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब कि उस विषय विशेष का ज्ञान आपके अंदर तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप उसके दोनों पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर। क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि हम भारतीय हैं और भारतीय दर्शन को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम इसकी तारीफों के पुल बांधेंगे। हाँ, अगर हमारी कोई कमियां होगी तो हम उसको बिल्कुल 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 नर्म भाव से उसको स्वीकार भी करेंगे। हमारे दर्शन की भी अगर कोई कमियां होगी तो हम उसको सटीकता के साथ में, बिल्कुल निडरता के साथ में उसको स्वीकार भी करेंगे कि जी हाँ, हमारी गलतियां थी और वो गलतियां कौन सी थी, लेकिन वो गलतियां किसी और के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि हमारे अनुसार हमें क्या गलत लगा इसमें, वो गलती भी हम यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। देखिए किस प्रकार से कि प्राचीन भारतीय लेखकों में आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक गुणों का अभाव था। जी हाँ, जो सत्य है वो सत्य है। जो प्राचीन हमारे इतिहासकार, जो विद्वान इतिहासकार रहे हैं, उनमें कुछ कमियां थी। और कमियां क्या थी कि वो आलोचनात्मक वर्णन नहीं करते थे। आलोचनात्मक वर्णन नहीं करते थे, चाहे घटना कोई सी भी घटित हुई हो उसको सकारात्मक रूप से ही ले लेते थे, उसका विश्लेषण नहीं करते थे, उसका पोस्टमार्टम नहीं करते थे कि यार ये गलत है या सही है ना। और इसी के कारण उनके द्वारा लिखित इतिहास कैसा बन गया दोस्तों, कथात्मक बन गया, कथा के रूप में बन गया। और इसीलिए क्यों, देखिए जब इनका इतिहास लेखन जो रहा, जब वो कथा के रूप में बना, इसी कारण से तो वो हमारे ग्रंथों में जगह बना पाया। अगर इनका इतिहास कथात्मक रूप में, मतलब ऐसे स्टोरी नहीं होता, एक कहानी के रूप में नहीं होता, तो क्या वो ग्रंथों में स्थान बना पाता? नहीं बना पाता। तो कथात्मक रूप में था, इसीलिए हमारे प्राचीन इतिहास ने क्या किया, हमारे ग्रंथों में स्थान बनाया। और जो हमारा इतिहास है वो ग्रंथों के रूप में प्रेजेंट हुआ हमारे सामने। उन्होंने उन्हीं तथ्यों को स्वीकार कर लिया जिसका वर्णन उनसे पहले के या उनके समय के जो विद्वान थे उनके द्वारा जो वर्णन किया गया था, उसी वर्णन को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसका कोई उन्होंने आलोचना नहीं की और ना उसका कोई विश्लेषण किया। उन्होंने उपलब्ध साक्ष्यों की विश्वसनीयता को परखना भी आवश्यक नहीं समझा। देखिए कमियां थी ना, कमियों से हम नकार नहीं रहे हैं, कमियां थी कि जो साक्ष्य उस समय प्रस्तुत थे, उन साक्ष्यों का जो है विश्लेषण करने कि इन्होंने आवश्यकता नहीं समझी, मतलब बिना विश्लेषण किए ही अपने अध्ययन में इन सबको शामिल कर लिया।
नहीं देखा इन्होंने कि ये सही था या गलत था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने अध्ययन में उसको शामिल कर लिया। क्योंकि प्राचीन काल में, अब प्राचीन काल की अगर बात करें देखिए, तो वहां पर क्या साक्ष्यों का तो हमेशा अभाव ही रहता है। प्राचीन काल की किसी भी वस्तु का आप अगर उसका विश्लेषण करने जाएंगे तो वहां साक्ष्यों का मतलब कि एविडेंस का हमेशा अभाव ही रहेगा, कमी रहेंगे, है ना। जो कुछ ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध थी उस समय, जितना कुछ हमारे पास था जिससे हम अपने इतिहास का पता लगा पाए, हम अपने ही बारे में, प्राचीन समय के बारे में जान पाए, जो कुछ हमारे पास में था ना, उससे उसकी वास्तविकता को प्रमाणित करना बहुत कठिन हो गया था। समझ पा रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो जो साक्ष्य थे उसकी विश्वसनीयता को नहीं परखा इन्होंने, बिना उसकी विश्वसनीयता को परखे इन्होंने उस साक्ष्यों को जो है एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और प्राचीन काल में तो वैसे भी साक्ष्यों की कमी रहती है, तो उन साक्ष्यों की कमी होने के बावजूद जो है इन्होंने ऐतिहासिक सामग्री जो हमारे पास उपलब्ध थी, ऐतिहासिक सामग्री मतलब कि जो साक्ष्य हमारे पास में उपलब्ध थे जिससे हमें अपने प्राचीन भारत का पता चलता है ना, तो उसकी वास्तविकता को प्रमाणित करना भी बहुत ज्यादा कठिन हो गया। क्यों? क्योंकि साक्ष्य पैसे तो कम थे, है ना, उन साक्ष्यों का तो पैसे ही अभाव था, और जो कुछ प्राप्त थे उनकी वास्तविकता को हम कैसे प्रमाणित करें कि ये वास्तविक थे। क्यों? क्योंकि यहां समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि उन्होंने जब इनको एक्सेप्ट किया था, जब इन साक्ष्यों को प्राप्त किया था ना, उस समय उन्होंने इनका परीक्षण नहीं किया, विश्लेषण नहीं किया। अगर उस समय ही इन साक्ष्यों का विश्लेषण कर लिया जाता तो संभवतः इसकी वास्तविकता को डंके की चोट पर हम साबित कर सकते थे। क्लियर है? तो अभिलेखों और स्तंभों के रूप में जितनी भी सामग्री थी प्राचीन समय में हमारे पास में इतिहास को जानने की, वो कहीं दूर दूर तक बिखरी हुई थी, फैली हुई थी, और जिसकी कोई अन्य प्रतिलिपि भी उपलब्ध नहीं थी, है ना। जैसे स्तंभों के रूप में, शिलाओं के रूप में, है ना, उन पर शिलाओं पर, इन स्तंभों पर जो लिखित में, अभिलेखों पर जो लिखित सामग्री थी, है ना, तो क्या था कि वो जगह जगह बिखरी हुई थी, और उनके अलावा कोई दूसरा हमारे पास में प्रमाण था भी नहीं। क्लियर है? तो अन्य प्रतिलिपि भी उपलब्ध नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में इतिहासकारों ने अपनी कल्पना शक्ति को अधिक महत्व देते हुए अपनी कृतियों को पूर्ण किया। समझ रहे ना, कि उन्होंने क्या हुआ कि कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए और कुछ अपनी तरफ से लिखा। तो इस तरह से उन्होंने अपने लेखन कार्य को जैसे तैसे पूरा किया, जो इतिहास लेखन का एक सबसे बड़ा दोष माना जाता है। ये पूरा इतिहास लेखन का जो कार्य हुआ है, ये संभवतः पूरी तरह से वास्तविक घटनाओं पर आधारित नहीं था, क्योंकि इसमें इतिहासकारों की कल्पना शक्ति भी इसी में संग्रहित थी, विद्वान थी। उम्मीद करता हूं ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण के प्रति अरुचि वाला जो पॉइंट था, ये भी आपको बेहतर तरीके से समझ आ चुका होगा, व्यवहारिक रूप से समझ। ठीक है ना? एनी डाउट अगर हो तो कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल कोई संकोच मत। ये समझ सोचिए कि सर फ्री में पढ़ा रहे, बार बार क्वेश्चन करेंगे तो सर को हमको गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि पढ़ाने आए हैं ना, तो बिल्कुल पढ़ाएंगे, समझाएंगे आपको। जो भी समझ नहीं आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। ठीक है ना? कमेंट में आप बिल्कुल अपने संकोच को मिटा सकते हैं निसंदेह होकर। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला बिंदु है हमारा शाही दरबार का वर्णन। अब चाहे आप इसको अपनी विशेषता समझे, चाहे आप इसे अपने इतिहास में एक व्याप्त बहुत बड़ा दोष समझे, लेकिन जो था वो था। शाही दरबार का वर्णन कैसे किया गया? यार आप सभी अच्छे से जानते हैं कि प्राचीन समय में जो लेखक हुआ करते थे, जो विद्वान हुआ करते थे, वो राजाओं के संरक्षण में रहते थे, राजाओं के वहीं पर दरबार में ही रहते थे, है ना। उनसे ही हर प्रकार की उनकी आवश्यकता की पूर्ति राजाओं के द्वारा ही की जाती थी। तो जब वो लेखक लिखने बैठते थे तो उनका पूरा लेखन कार्य जो है ना, उस राज दरबार के इर्द गिर्द ही घूमता था। और राज दरबार अर्थात कि राज दरबार के बारे में जो भी उनकी चकाचौंध होती थी, उनकी सेनाओं के बारे में, राजा सूर्यवीर है या नहीं होते हुए भी उसको सूर्यवीर बना दिया था। क्यों? जरूरी था ना, लेखक भाई किसके संरक्षण में? उसी राजा के संरक्षण में, तो उस राजा के विरुद्ध तो लिख नहीं सकता, है ना। तो इस कार्य से ये एक दोष हमें यहाँ पर भी नजर आता है कि हम उस कंटेंट को भी पढ़ करके उस पर भी विश्वास करते हैं जिन लेखकों ने, या कहें कि जिन राजाओं ने लेखकों को अपने पास रख करके अपने अनुसार अपना इतिहास लिखवाया कि फलाने शासक के समय में भारतीय स्थिति किस प्रकार से विकसित हो रही थी,
जबकि पता चले कि वो पतनशीलता की ओर जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी लेखकों ने जो लिख दिया हम उसको पढ़ करके हम उसे ही वास्तविक सामग्री मान करके चलते हैं, और चलना हमारी मजबूरी है, क्योंकि उसके अलावा भी देखा ना कि इसके अलावा हमारे पास और कोई प्रतिलिपियां है भी नहीं। आइए इसी कंटेंट कुछ कंटेंट साथ में कंप्लीट करते हैं। प्राचीन भारत में लेखकों को शासकों का संरक्षण प्राप्त था, जो समय समय पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान किया करते थे। कौन? शासक। इसलिए उनके वर्णन का जो प्रमुख विषय रहा है वह अधिकतर शाही दरबार ही रहा है, जिसकी चकाचौंध शासकों की जीवन शैली, युद्धों का वर्णन वो अपने लेखन कार्य में किया करते थे। परंतु इसके होते हुए कुछ अनाश्रित इतिहासकार भी थे। अनाश्रित मतलब कि जो किसी पर आश्रित नहीं थे, ऐसे इतिहासकार भी थे। जो किसी राजा के संरक्षण में जाना पसंद नहीं करते थे, ऐसे इतिहासकार भी थे। वो जब ऐसे अनाश्रित इतिहासकारों के द्वारा जो लिखा गया ना, उस पर विश्वास करना थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और उन अनाश्रित इतिहासकारों ने तत्कालीन अर्थात कि उनके समय की सामाजिक जीवन और उस समाज के रीति रिवाजों का वर्णन भी अपनी कृतियों में बिल्कुल सटीकता से और किसी का पक्ष न लेते हुए उन्होंने सटीकता से अपना लेखन कार्य में इसका प्रयोग किया है या वर्णन किया है अच्छे से। अगला बिंदु है आदर्शवाद प्रधान लेखन। आदर्शवाद प्रधान लेखन, जी हाँ, जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता के साथ में आदर्शवाद भी हमेशा उसके साथ चलता है। तो हमारे पूरे इतिहासकार में या कहें कि हमारे पूरे इतिहास में नैतिकता और आदर्शवाद, इसमें तो कोई कमी नहीं रही। पूरे इतिहास लेखन में या कहें कि संपूर्ण लेखन कार्य में, बल्कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी रग रग में नैतिकता और आदर्शवाद बसा हुआ है। प्रत्येक भारतीय की रग रग में बसा हुआ है। भारत से ज्यादा नैतिक लोग पूरे संसार में होते ही नहीं पाए ना। ये सटीकता, ये सत्य है। चलिए, आदर्शवाद प्रधान लेखन। तो प्राचीन भारतीय लेखन दृष्टि यह भी प्रदर्शित करती है कि विद्वानों ने आदर्शवाद के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की थी और उन आदर्शों का उल्लेख किया जो एक शासक या आदर्श राजा या फिर आदर्श नागरिकों में होने चाहिए, है ना। उन आदर्शों को इन्होंने अपने लेखन कार्य में दिखाने का प्रयास किया है, जो आदर्श एक शासक के पास हो, एक राज्य के पास हो, या उस राज्य में निवास करने वाले जो नागरिक हैं, जो आदर्श नागरिक हैं, उनमें ऐसे आदर्श होना चाहिए। ऐसे आदर्श भी उन्होंने अपने लेखन कार्य के माध्यम से बताए। मतलब एक इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से अगर कहें तो शासक, राज्य और नागरिकों को इन्होंने उनके दायित्व बताने का प्रयास किया है ना। तो अपने लेखन में उन्होंने शासकों के दायित्वों के साथ साथ नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि शासक के क्या क्या दायित्व है, क्या क्या कर्तव्य है जनता के प्रति, और जनता के क्या कर्तव्य है राज्य के प्रति, उनका भी इन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने जीवन की वास्तविकता की ओर अधिक ध्यान दे करके आदर्शवाद को अपने लेखन का प्रमुख बिंदु बना लिया है। और जो संभवतः जिस प्रकार के कर्तव्यों की इन्होंने बात की है ना, ऐसे कर्तव्यों का बोध कराना बिना आदर्शवाद के संभव नहीं था। आदर्शवाद की चर्चा किए बिना किसी को उसके दायित्वों का या उसके कर्तव्यों का बोध कराना संभव नहीं होता है। इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने शासक हो या राज्य हो या आदर्श नागरिक हो, सभी को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उन्होंने आदर्शवाद को चुना, और आदर्शवाद के माध्यम से ही उन्होंने वास्तविक दर्शन को उनके सामने रखने का प्रयास किया था। इसीलिए हमारे साहित्य दर्शन में या ऐतिहासिक दर्शन में आदर्शवाद भली भांति रूप से देखने को मिल जाएगा। नैतिकता के साथ साथ आदर्शवाद जरूर देखने को मिलेगा। अगला बिंदु है इतिहास के प्रति भी जागरूकता। ये पूरी तरह से यूरोपीय इतिहासकारों के निराधार आरोप का नकारते हुए ये बिंदु कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करता है जिससे ये पूरी तरह से समझ आ जाता है कि किस प्रकार से पाश्चात्य इतिहासकारों का जो आरोप थे वो झूठे थे। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने इतिहास के प्रति जागरूकता के कारण ऐतिहासिक महत्व की अत्यधिक सामग्री की रचना की। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने इतिहास के प्रति जागरूक होने के कारण ही ऐतिहासिक महत्व की
अत्यधिक सामग्री की रचना की है। जैसे क्या क्या थी हमारे, जिनसे हमें इतिहास प्राप्त होता है, क्या क्या थी? लोक कथाएं थी, लोक कथाएं थी, पुरातन कथाएं थी, परंपराएं थी। इनके रूप में हमारे पास ऐतिहासिक महत्व की घटनाएं हमारे पास में उपलब्ध है ना। परंतु जिसे पूर्णतः इतिहास स्वीकार नहीं किया जा सकता, पूर्णतः, समझिएगा यहां पर, जो हमारे पास लोक कथाएं या जो ग्रंथ, जो पुराने थी, जो परंपराओं पर लिखित कुछ सामग्री थी, उस सामग्री में हमें इतिहास की झलक जरूर प्राप्त होती है, लेकिन हम पूरी तरह से उन लेखनों को इतिहास नहीं कह सकते, पूरी तरह से नहीं कह सकते। अतः यह स्पष्ट है कि भारत के लोगों ने इतिहास की रचना तो नहीं की, किंतु इतिहास के प्रति उनकी जागरूकता से इनकार किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। क्योंकि इतिहास की रचना तो तभी होती जब हम सेपरेटली सिर्फ इतिहास पर ही, एक इतिहास मतलब भारत में घटित घटनाओं पर ही एक पूरी पुस्तक की रचना करते, लेखों की रचना करते। लेकिन हमारे लेख तो कुछ संस्कृतियों से जुड़े हुए थे, कुछ परंपराओं से जुड़े हुए थे, कुछ समाज की उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार के कुछ ग्रंथ थे हमारे पास में, कुछ कथा, पुरातन या कहीं कुछ परंपराओं पर लिखित कुछ लेख थे, जिनके माध्यम से हम ये कह रहे थे कि हमारा इतिहास इस प्रकार का, जिससे हमने अपना अंदाजा लगाया है ना, कल्पना की है। तो इसी कारण से उन जो हमारे पास लेखन है, कार्य हुए हैं, उनको हम पूरी तरह से इतिहास तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि इतिहास के प्रति हमारे विद्वान इतिहासकार जागरूक नहीं थे, वो जागरूक अवश्य थे। इतिहास से अर्थ केवल कालक्रम के व्यवस्थित लेखन या अतीत की जानकारी से मात्र नहीं है। इतिहास का मतलब जैसा यूरोपीय लोग लगाते हैं ऐसा नहीं है, मतलब कि इतिहास का अर्थ केवल कालक्रम, जो घटनाएं घटित हुई है उस घटनाओं का व्यवस्थित लेखन या उनकी जानकारी मात्र नहीं है। इसका तात्पर्य तो दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना, दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना मतलब ऐसी घटनाओं पर लेखन कार्य, ऐसी घटनाओं को समझना है जिससे हमारे समाज को आगे बढ़ाने में हमें और सहायता मिल सके, है ना, और जिसके माध्यम से हम मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति अर्थात कि मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कर सके। तो ऐसा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, तब कहीं जाकर के देखिए ऐसी घटनाओं का ही क्या फायदा या ऐसे लेखन कार्य का ही क्या फायदा जो सिर्फ पढ़ने की मात्र एक सामग्री बनकर रह जाए। और अगर उन घटनाओं का प्रयोग अगर हम अपने दर्शन के रूप में कर लेते हैं, जैसा कि भारतीय विद्वानों ने किया है, तो उससे मानव के मस्तिष्क का विकास होगा। और जब मानव के मस्तिष्क का विकास होता है तो एक नई सभ्यता और एक नई संस्कृति का जन्म होता है और उसका विकास होता है। और यही प्रयास तो भारतीय विद्वानों ने किया था, है ना। तो मानव के मस्तिष्क का विकास अभियोजन करना भी है, अभियोजन मतलब उसकी प्लानिंग करना, है ना। तो इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास दूसरों से श्रेष्ठ है, जो इतिहास की किताबी व्याख्या में विश्वास करते हैं। जैसे जितने यूरोपीय या कहें कि पाश्चात्य जो इतिहासकार हैं, जो सिर्फ किताब की व्याख्या में विश्वास करते हैं, उनके इतिहास से भारत का इतिहास कहीं गुना ज्यादा श्रेष्ठ रहा। इस बात को डॉक्टर आरसी मजूमदार ने भी इसको प्रूव करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा है, डॉक्टर मजूमदार साहब ने कहा है कि शुद्ध ऐतिहासिक और साहित्यिक रूप में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, जिसका तात्पर्य प्रकृति, उत्तेजना, शैली और मूल्य से है। प्राचीन भारतीय साहित्य में हिंदुओं के पुराणों, बौद्धों के जातकों तथा भक्ति गीतों मतलब कि भजनों में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। इन ग्रंथों में समाज तथा सामाजिक स्थिति का समुचित ढंग से वर्णन किया गया है। इन्होंने अपने लेखन में सामाजिक बुराइयों की ओर तथा समय के प्रवाह की ओर भी संकेत किया है। समाज में कौन कौन सी बुराइयां व्याप्त थी और उन बुराइयों को कैसे हटाया जाना चाहिए, है ना, वो समय किस प्रकार से गुजरता जा रहा है, समय के प्रवाह की ओर भी संकेत किया है कि समय के साथ बदलना समाज का एक स्वभाव होना चाहिए, जिसे वाल्टेयर ने एक अच्छे इतिहास का वास्तविक रूप बताया है। क्लियर है। और पुराणों में देखिए, पुराणों में ऐसा जैसे यूरोपियों ने लगाया था ना, कहा था कि सिर्फ दर्शन जो है इतिहास नहीं हो सकता। भारतीय दर्शन में सरकार का, व्यापार का, है ना, व्यापार का, और जो उस समय की वास्तविकता थी, है ना, जैसे औद्योगिक जगत हम कह सकते हैं, तो उसके लेखन कार्य का जो है काफी अभाव पाया गया था। तो जबकि देखिए पुराणों में सरकार के बारे में,
व्यापार, धर्म, शिक्षा, कांस्य प्लेटों, मुद्राओं, इन सब का वर्णन हमें जो है पुराणों में मिल जाता है, जिसे कि यूरोपीय लोग समझ ही नहीं पाए, जिन्हें शुद्ध ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। हिंदू शासकों ने भी दरबारी इतिहास लेखकों को संरक्षण प्रदान किया था, किंतु इनके वर्णन का दृष्टिकोण विषय परक रहा है। तो कुछ इतिहास, सभी इतिहासकार ऐसे नहीं थे जिन्होंने राजाओं का संरक्षण लिया और उनके हित में लेखन कार्य किया, बल्कि कुछ इतिहासकार ऐसे भी रहे हैं जो रहते राजाओं के संरक्षण में थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण या उनका लेखन कार्य विषय परक था, विषय परक। ठीक है। दक्षिण में तमिल साहित्य के रूप में देख लीजिए, जैसे संगम साहित्य है, उसमें भी तत्काल उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार के पहलुओं पर जानकारी प्राप्त हो जाती है, उससे संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास का जो लेखन कार्य रहा है, विश्व के अन्य देशों के इतिहास के लेखन कार्य से कहीं ज्यादा डिफरेंट रहा है, अलग रहा है। हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति विश्व के अन्य सभ्यता या संस्कृतियों से ज्यादा प्राचीन है, वो सभ्य है और महान। क्लियर है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस शॉर्ट सेशन के माध्यम से आप लोगों को ये पूरा टॉपिक्स कंटेंट समझ आया होगा। संभवतः आपको इसके बाद कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं मुझसे सेशन देखने के बाद भी उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है कि मुझे कंटेंट पूरा याद हो चुका, लेकिन वास्तविक रूप से आपको याद हो चुका है। अगर अपने आप को परखना है ना, तो क्वेश्चन लीजिए और लिखने बैठ जाइए। आप सारा कंटेंट अपने आप लिख दोगे, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ सेशन कंटिन्यू लेने पड़ेंगे। जब तक आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती ना, तब तक सेशन भी लेने पड़ेंगे। और ये टेंशन तो छोड़ दीजिए कि हम सेशन लेने के बाद में भूल जाते हैं, ना तो हमारी प्रवृत्ति है और होना भी चाहिए, जरूरी भी है ना। लेकिन ध्यान पूर्वक सेशन को अटेंड कीजिए, जो आपका दायित्व है उसको निभाइए। अगर आप ध्यान पूर्वक सेशन अटेंड करते हैं, ध्यान पूर्वक उस विषय को समझने का प्रयास करते हैं, तो बस आप अपना कार्य कीजिए, मस्तिष्क को उसका कार्य करने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको परेशान ना करें, है ना। आप अपने कार्य पर फोकस करें, बाकी सब अपने आप हो जाए। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, और अगला जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे भारतीय साहित्य के गौरव। क्लियर है? भारतीय साहित्य का गौरव। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। से जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी दोस्त हमारे साथ में अन्य प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, या कहें कि व्हाट्सएप के ग्रुप के साथ में जुड़ करके आप अपने स्टडी 3rd ईयर तक लेकर चलना चाहते हैं, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर BA 1st, 2nd, 3rd ईयर अलग अलग ग्रुप की लिंक वहां प्रोवाइड की गई है, वहां क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी गई है, वहां पर भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच इतना समय देने के लिए, और कहे कि अंतिम रूप से बने रहने के लिए। पर मैं आप यही चाहूंगा दोस्तों, समय दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार प्लीज पढ़ाई को इग्नोर ना करते हुए थोड़ा समय स्टडी को दीजिए, पढ़िए। सेशन में आपसे बस यही बोलना चाहूंगा, एक टीचर होने के नाते मैं आपको सही रास्ता अगर दिखाऊं, तो दोस्तों मैं उसमें उस वे में एक ही बात कहना चाहूंगा, जब भी आप यूट्यूब पर आते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसे सेशनों पर फोकस करें जो विस्तार पूर्वक पढ़ाए गए। शॉर्ट सेशन 5 मिनट 10 मिनट वाले पर अपना समय और अपने जो है ना मस्तिष्क को गुमराह मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। अपने मस्तिष्क को भटकाओगे ना तो हकीकत में भटक जाओगे। इसलिए वास्तव में कोई भी कंटेंट, कोई भी टॉपिक होगा तो उसमें समय लगता है उसको एक्सप्लेन करने। वो जितना समय कोई टीचर आपको समझाने में देगा ना, तो वो आप लोगों के लिए उतना ही बेहतर। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद।